चार्ल्स डार्विन जो कि फादर ऑफ एवोल्यूशन है, उनकी थ्योरीज को वगैरह को भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या थ्योरी पेश की थी एवोल्यूशन के हवाले से। उन्होंने ये जो एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक छोटी सी लाइन में, छोटे से अल्फाज में, एक फ्रेज़ की फॉर्म में प्रेजेंट किया और वो था डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब ये बात वही है लेकिन इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहा, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो, वो उससे मॉडिफाई हो और उसकी उससे मॉडिफाई हो, उसकी अगली जनरेशन उनसे मॉडिफाई हो, उनकी अगली जनरेशन उससे मॉडिफाई हो, मॉडिफाई 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 होते 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 बिलाखिर एक जनरेशन कोई ना कोई एक ऐसी पैदा होगी जो पहली जनरेशन के मुकाबले में हाईली मॉडिफाइड हो चुकी होगी। ये एवोल्यूशन का नाम है। अब कुछ मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन के बारे में डिफरेंट अपनी राय दी है। तमाम साइंटिस्ट ने अपनी राय डिफरेंट दी है, लेकिन उन तमाम के तमाम साइंटिस्ट के अगर ओपिनियंस को देखा जाए एवोल्यूशन के बारे में, उनके आइडिया को देखा जाए तो वो यही था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही हो और वो जनरेशन जो हो अपने फॉर्म, शेप, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफाइड हो, उससे बेटर जनरेशन प्रोड्यूस हो। अब ये जो थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है ये एक जनरेशन में डिटेक्ट आप नहीं कर सकते। इस चेंज को कंप्लीट होने में लाखों साल लग जाते हैं। यही वजह होती है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हमारे बायोलॉजिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि दुनिया में आज जितनी भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ये जो भी नॉन लिविंग चीज़ें मौजूद हैं, ये सब इसी फॉर्म में नहीं थी पहले। यानी हर एक चीज़ तब्दील शुदा शक्ल है किसी पहले से मौजूद चीज़ की। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि भाई इंसान कभी बंदर से इवॉल्व हुआ, अब वो कैसे पता लगा इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ? यानी इसका मतलब है बंदर को इंसान के एंसेस्टर के तौर पे जानते हैं। इसी तरह तमाम के तमाम एनिमल का किसी न किसी एनिमल के साथ रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई इसके एंसेस्टर वाइल्ड एनिमल्स थे। तो अब ये क्या मामला है? असल में बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म जो एवोल्यूशन को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आज जिस फॉर्म और शेप में मौजूद है ये माजी में नहीं थे। ये माजी में कोई और ऑर्गेनिज्म था जिसकी जो फॉर्म, शेप और कैरेक्टर में चेंजिंग आई, जिससे आज के ये मॉडर्न एनिमल और प्लांट्स वजूद में आए। ये आइडिया सिर्फ यहीं तक ही महदूद नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट ये जो हमारा एक इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया जो मौजूद है, इस दुनिया के बारे में भी यही कहते हैं। दुनिया, आपको पता है कि कहा जाता है कि भाई बिग बैंग थ्योरी दी जाती है कि भाई कैसे वजूद में आई, कैसे धमाका हुआ, कैसे मामला सारे हुए। बिग बैंग का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है इसके हवाले से। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल मौजूद है, पहाड़, पत्थर, हवा, मैटर, जितना भी जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सब चीज़ें भी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद ही वजूद में आई हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो आज इस फॉर्म में मौजूद है, माजी में इस फॉर्म में मौजूद नहीं थी, तब्दीली के मराहल से गुजरने के बाद वजूद में आई। साइंटिस्ट ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनमें जो एवोल्यूशन हुआ, उस एवोल्यूशन को नाम दिया ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। यानी अगर ये टर्म यूज़ की जाती है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, तो इसका मतलब है एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा बाकी की चीज़ों की एवोल्यूशन की बात करें तो उसको नाम दिया गया केमिकल एवोल्यूशन का। तो अब हमारे पास एवोल्यूशन की दो कैटेगरी हो गई, एक केमिकल एवोल्यूशन, एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं एवोल्यूशन के एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम ये यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन की बात करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के अलावा बाकी के जो एवोल्यूशन है, बाकी चीज़ों का, पहाड़, हवा, चीज़ों की गैसें, इनको हम केमिकल एवोल्यूशन कहते हैं। और केमिकल एवोल्यूशन पहले हुआ और उसके बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इस तरह अब हम डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूशन के बारे में डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट की डिफरेंट क्या राय थी। लेकिन सबसे अहम बात यह कि एवोल्यूशन के बारे में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है बायोलॉजिस्ट के अंदर। यानी ये कंट्रोवर्शियल टाइप का एक आइडिया है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो एवोल्यूशन को नहीं मानते। मतलब वो कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि पहले कोई एक बंदर था, वो तब्दीली के मराहल से गुजरने के बाद वो एक इंसान बन गया। इसी तरीके से कुछ क्या हर किसी के बारे में इस किस्म की कहानियाँ मशहूर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। नेचर ने जो चीज़ जैसे बना दी है वो वैसे ही है। अब दो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट बन चुके हैं, मकतबा फ़िक्र बन चुके हैं बायोलॉजिस्ट के। एक वो जो कि
एवोल्यूशन को फॉलो करते हैं, मानते हैं एवोल्यूशन को, और वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते हैं चार्ल्स डार्विन की, उनको एवोल्यूशनिस्ट कहा जाता है। और इसके अलावा एक स्कूल ऑफ थॉट मकतबा फ़िक्र वो है जो इस बात पे बिलीव नहीं करता कि एवोल्यूशन हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं, जो नेचर ने जैसे चीज़ पैदा की है वो वैसी हुई है। तो ये इस किस्म की एवोल्यूशन की थ्योरी पे बिलीव नहीं करते। अब ये किस थ्योरी पे बिलीव करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा अगला लेक्चर होगा। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं बायोलॉजिस्ट के एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, क्या इनके नज़रियात हैं, और ये कैसे जो है ना अपनी बातों को सही साबित करते हैं।